सुकुमार प्रसाद बरनवाल जी से आग्रह करेंगे कि वो हम लोगों के बीच आए और 120 ए और 120 बी 120 ए 120 बी के बारे में हम लोगों को थोड़ा बढ़िया ढंग से बताएं। 120 ए और 120 बी है क्या? आपराधिक मामला। कोई भी इंसान साजिश के तहत अपराध जो होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्राइम हो, वो साझा एक अपराधी अपराध करता है और उस अपराध में उसे 120 ए का धारा लगता है। अपराध वो चाहे एक साजिश के तहत, केस क्राइम भी हो सकता है। अभी नाना प्रकार का क्राइम चल भी रहा है, छोटा छोटा। जैसे आप लोगों के बीच में एक नॉलेज, कॉमन जानकारी होगा, अभी मनी, वो मोबाइल के माध्यम से जो केस क्राइम हो रहा है पूरा, जो पूरा हिंदुस्तान में भी सबसे हाईलाइटेड जगह है वो है जामताड़ा। और उसमें साजिश, उसमें अंदर एक अपराधी के अंदर जितने लोग मिले हुए रहते हैं, वो सारे के सारे उसी धारा के अंतर्गत उस अपराधी के साथ एक करने वाला अपराध एक होगा और उनका सहयोग करने वाला जितना होगा, मतलब एक अपराधी को सहयोग करना, साझा रूप से उसको, सम्मिलित रूप से आपने उसको प्राश्रय दिया या आपने उसको आश्रय दिया, वो धारा 120 बी में आएगा। और दोनों का ही सजा लगभग एक ही है। चाहे तो वो अपराध के ऊपर निर्भर करता है कि अपराध कितना बड़ा है, फांसी का सजा हो सकता है, नहीं तो उम्र कैद हो सकता है, नहीं तो केस और हल्का हुआ तो 2 साल से ऊपर का सजा हो सकता है। ऐसी स्थिति में एक देखा गया केस कैसा, हम अपने ही क्षेत्र की बात करते हैं, हम झांझरा से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा आईपीएस अधिकारी जिनका मोबाइल गुम हो गया, और ये घटना बहुत पुरानी भी नहीं है, बहुत नई भी नहीं, 4 साल का लगभग का केस। चूंकि आईपीएस अधिकारी था और वो मोबाइल वहां से चोरी होता है, पता है, और वो बता चुके हैं। नहीं। तो वो चोरी हुआ और वो मोबाइल झांझरा में किसी क्वार्टर में आके पहुंच गया। चूंकि आईपीएस अधिकारी, मोबाइल ट्रेस किया गया और जब वहां तक पहुंचा गया तो केस देखिए कैसे कैसे लोगों के माध्यम से फंसता है। वो एक क्वार्टर में रहने वाला एक आम इंसान, वो सेकेंड हैंड मोबाइल समझ कर खरीद लिया, वो भी पकड़ाया। वो कहां से लिया? एक दुकानदार से, वो दुकानदार भी पकड़ाया। वो दुकानदार कहां से लाया? अंडाल का एक ग्रुप था, अंडाल का ग्रुप के पास आया, वो पकड़ाया। अंडाल का ग्रुप के पास कहां आया? बर्नपुर का एक बड़ा ग्रुप था, और बर्नपुर वाला ग्रुप जब टोटल का टोटल अरेस्ट हो गया, केस पहुंच गया उत्तर प्रदेश तक। यानी वो चोरी करने वाला कोई एक था, लेकिन फंस गया टोटल। अब इसमें बड़ी सजा 120 ए, ये पहुंचा दिया गया केस कहां तक? जो मुख्य आरोपी था, और उस मुख्य आरोपी के साथ जुड़ा हुआ वो जो गैंग था बर्नपुर का, देखा ये जाएगा कि वो इंसान उसके साथ कितना दिन से कनेक्टेड है। जितनी लंबी कनेक्टेड उनके साथ है, मतलब बराबर के लिए ये अपराध को अंजाम देने का प्रयास करते रहता है, साझा रहता है। और एकदम इन लोगों के लिए बड़ा केस क्या होगा? चाहे तो उम्र कैद होगा, क्योंकि यहां मर्डर का केस नहीं है, इसलिए फांसी से बच सकता है। कुछ ऐसी साजिशें होती है जो साजिश करके मर्डर कर दिया जाता है, तो पहला धारा 120 ए में जाएगा, और उसके बाद जब पूर्ण रूप से साबित होता है तब उसे फांसी का सजा मिलेगा। नहीं तो वो उम्र के तब तक जब तक पूर्ण रूप से प्रूफ नहीं होता है। और उससे भी हल्का देखा जाए तो 120 बी, जिसमें
2 साल का जेल, या नहीं तो जुर्माना, या नहीं तो दोनों। अब उस केस में कौन आएगा? अब देखिए यहां पर बचने का जगह है। थोड़ा देर के लिए सारे लोग अरेस्ट हुए, लेकिन एक आम कस्टमर जो सेकेंड हैंड मोबाइल समझ के खरीदा, धारा उन पे भी लगेगा 120B का, लेकिन उनका सेक्शन बेलेबल होगा, क्योंकि वो एक अनजान इंसान सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा, भूल इतना किया कि बिना पेपर कर दिया, बिना जानकारी कर दिया, तो केस हल्का होगा। लेकिन वो दुकानदार से जो खरीदा, दुकानदार चूंकि बराबर का लेन देन खरीद करता है, उसे पता होनी चाहिए कि हम किससे खरीद रहे हैं। अगर यदि वो गिरोह जो पूरा साजिश में एक सम्मिलित गिरोह है, एक साझा कार्यक्रम चला रहा था ये, और वहां से उस दुकानदार का भी संपर्क अगर लंबा समय का होगा, तो उसे भी बड़ी सेक्शन में जाना पड़ेगा, बड़ी सजा में उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो 120A हमें ये शिक्षा देता है, ये हमें नॉलेज देता है कि कौन सा ऐसा केस जिसमें एक अपराधी अपराध करता है और उसे प्राश्रय कौन कौन दिया, उनका सहयोग किसने किसने किया, हर वो व्यक्ति उस धारा के अंतर्गत फंसेंगे। अगर यदि एक अपराधी अपराध करता है और उसमें हम उसका सहयोग करते हैं, चाहे तो अपने यहां प्राश्रय देने का या उनके उस साजिश में सम्मिलित होकर सलाह मशवरा देने का, और वो प्रूफ होता है, तो हम धारा 120A के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 10 साल से ऊपर का सजा भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, और फांसी भी हो सकता है। धारा 120B में, जिसमें षड्यंत्र तो है लेकिन केस मर्डर का नहीं है। अब उसमें उस षड्यंत्र में कितना बड़ा नुकसान है, उस हिसाब से 6 महीना से 2 साल तक का कारावास, फाइन या दोनों। यह संविधान में हमारा 120A और 120B में नियम। मानवाधिकार विजय लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन जो सेना तैयार कर रही है, पूरे हिंदुस्तान लेवल में यही जागरूकता का ही सबसे बड़ा काम हमें करना है, और अपने आप को सुदृढ़, सुशक्तिवान, और पूरा यहां से एक शक्ति, इस बैनर के नीचे शक्ति लेके आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी भी स्टेट में हो, आप बेधड़क निडर होके फेस करिए। आपके साथ कभी भी कोई आंच नहीं आएगी, यदि आप अपने जगह से, जानकारी से और अपने आप में सही है तो। धन्यवाद। नेक्स्ट राजेश बर्नवाल जी से आग्रह करेंगे। सेक्शन 494 के बारे में, जब किसी आदमी की शादी हो गई हो और वह, ध्यान से सुनिएगा, सारे लोग शादीशुदा हैं, साथी के साथ ना रहकर अन्य किसी के साथ विवाह करता है, तो भारतीय दंड संहिता के धारा 494 के तहत अपराध माना जाता है। यहाँ भारतीय दंड संहिता IPC धारा 494 में किए गए अपराध के लिए, सजा के लिए निर्धारित किया। इसके लिए उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा किया गया है, उसको कारावास की सजा 7 वर्ष का हो सकता है, और आर्थिक दंड से आर्थिक दंड भी हो सकता है। यह एक और जमानती अपराध, और यह मामला प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय ट्रायल भी किया जा सकता है। बहुत सा धारा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और अभी खास करके आज का जो हम लोगों का समाज है, इस समाज में ये धारा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। शादीशुदा तो हम हो गए, लेकिन मेरा नियत खराब, ठीक है, शादी करने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि दूसरी महिला के साथ बिना तलाक दिए, उनको हम तलाक नहीं दिए हैं, और तलाक दिए बिना जो है हम दूसरी महिला के साथ भी रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर
ये साबित हो जाता है तो अधिकतम 7 वर्ष की सजा आपको हो सकती है। वहीं 494 लगता है। बहुत बड़ा ये धारा नहीं है और आम तौर पर जो है ये लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि आज हम लोग बहुत ज्यादा विकसित हो गए, अपने आप को सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा विकसित हो गए, वेस्टर्न कल्चर में ढलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को, अपना धर्म को भूलते जा रहे हैं हम लोग। एक पति या एक पत्नी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आपको इस तरह का धारा का सामना करना पड़ेगा। कोई डाउट है? एमडी चांद से आग्रह करते हैं कि वो आए और आप सभी उपस्थित मेंबर और पदाधिकारी को तहे दिल से प्रणाम। तो आज मैं जिन 2 धाराओं के बारे में बताना चाहता हूं वो है 153A और CRPC 144, जिसे हम लोग कर्फ्यू के नाम से भी जानते हैं आसान भाषा में। तो पहले हम लोग 153A के बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक व्यक्ति को लेकर उसके नाम, जाति, लिंग को लेकर अगर समाज में कोई नफरत फैलाने का काम करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर 153A के तहत उसे 3 साल की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो जैसे छोटू भैया है, वो अपने जगह में रहते हैं, तो इनके बारे में अगर कोई, जैसे धर्मेंद्र जी, इनके बारे में अगर समाज में फैलाते हैं कि ये मुस्लिम है, हम लोग तो यहाँ पे सब हिंदू है, तो इनको यहाँ क्यों रहने दे, आदमी सही नहीं है, इनको बाहर निकाला जाए। या फिर कोई ट्रांसजेंडर, जिन्हें हम लोग किन्नर कहते हैं, वो सर के जगह में अगर रहते हो, ठीक है, और सर अगर उनके बारे में कुछ भला बुरा लोगों को बताते हो या फिर भड़काते हो कि ये तो किन्नर है, हम लोग यहाँ क्यों रखेंगे, या फिर वो बिहारी है या बंगाली है, या अक्सर हम लोग समाज में देखते हैं कि ऐसा चलता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर 153A के तहत 3 साल का जेल या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। अगर यही चीज कोई धार्मिक स्थल पे किया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे पूजा हो रहा हो या फिर नमाज पढ़ी जा रही हो, उस जगह में कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जाके वहां पे भड़काने का काम या फिर नफरत फैलाने का काम करता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर 5 साल का जेल या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है। धारा यही होगा 153। भड़काने का मतलब? भड़काने का मतलब वही, जैसे एग्जाम्पल आपको दिए, मान के चलिए आप जिस जगह पे रहते हैं वो पूरा मंदिर में जो भड़काने की बात, हाँ, जैसे मंदिर है, ठीक है, पूजा हो रहा है वहां पे, अब कोई भी व्यक्ति, किसी का भी माइंड अगर घूम गया या फिर कुछ भी सोच लेके वो घुस गया और वहां पे अनाप शनाप बोलने लगा, गाली गलौज, या फिर एक आदमी उसको सजा हो। हाँ, 2 आदमी भी हो सकता है, हाँ, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। धार्मिक हिंसा जिसको कहते हैं, हम के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो उस समय 5 साल का सजा उसको होगा 153A के तहत, ठीक है। और किन्हीं को कुछ पूछना है इस धारा के बारे में? नहीं, एकदम सिंपल सा धारा था, शायद सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं 144, जिसको हम लोग कर्फ्यू कहते हैं आसान भाषा में। तो नॉर्मली तो सब जानते हैं, अक्सर हम लोग के आस पड़ोस में सुनने को मिलता है, जैसे रिसेंट रानीगंज में भी हुआ कि कर्फ्यू लग गया। तो ये लगाया क्यों जाता है, अब कौन है जो इसको लगाते हैं? तो ये लगाया तब जाता है जब किसी भी जगह का शांति भंग हो जाता है, उस शांति को फिर से वापस लाने के लिए 144 धारा लगाई जाती है। तो ये लगाता कौन है? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी होती है, ठीक है, उसके कहने पे 144 धारा उस पर्टिकुलर जगह पे लगाई जाती है। एग्जाम्पल अगर लेते हैं उखड़ा में कोई भी रीजन से अगर दंगा हुआ या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन वहां क्रिएट हो गया कि वहां का शांति भंग हो चुका है, तो उसको फिर से वापस लाने के लिए वो जगह फिर से वैसे ही हो जाए जैसे पहले था, तो वहां पे 144 धारा लगाई जाती है। तो इस धारा में क्या हम लोग को नहीं करना चाहिए? 5 या 5 से अधिक लोग उस धारा में एक जगह नहीं रह सकते हैं या फिर बाहर नहीं निकल सकते हैं। 5 या 5 से अधिक लोग, हथियार लाना या ले जाना टोटली बंद। अगर ये सब चीज का उल्लंघन करते हुए अगर आप पाए गए तो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार भी कर सकती है
और सेक्शन 151 और या फिर सेक्शन 107 के तहत आपको पुलिस अधिकारी गिरफ्तार भी कर सकती है, जिसमें 1 साल का जेल या फिर फाइन या फिर दोनों आपको देना पड़ सकता है। और ये बेलेबल केस है, कुछ दिन या फिर अगले दिन ही आपका बेल कोर्ट से पॉसिबल है। 1 मिनट सर, आप जैसे बोले कोई शहर का नाम लिए तो वहाँ आवागमन भी होता है, मान लीजिए रोड है, तो क्या आवागमन पर भी रोक लगाया जा सकता है? हाँ सर, रानीगंज में हुआ था, टोटली बंद हो गया, रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए। सारा कुछ। मेनली जो जीटी रोड होता है, तो ऐसा तो कोई जगह नहीं है जो जीटी रोड से बीचों बीच जाता हो कि इधर भी उखड़ा है, इधर भी उखड़ा है, बीच में जीटी रोड है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या फिर इधर होगा या फिर इधर होगा, तो वो टोटली एरिया को बंद कर दिया जाता है। वहाँ कुछ भी अगर आप ले जाते हैं, ले आते हैं, तो कड़ा चेकिंग चलता है। अगर आप हथियार के साथ या फिर 5 से ज्यादा लोगों के साथ अगर आप वहां पे दिखेंगे तो आप पे 144 और कर्फ्यू क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं, 144 ही तो कर रहे ये सर 144 जो है ना जमीन पर भी लगाई जाती है। यदि विवाद है कोई जमीन के टुकड़े पर, 2 दावेदार है अच्छा, तो शांति बहाली करने के लिए थोड़ा सा थाना भी या ब्लॉक हाँ। जो है तो सीओ साहब वो सिचुएशन था। नहीं, थाना का प्रावधान नहीं है कि 144 लगा सकता है, लेकिन हाँ जिला लगा सकता है। और एक चीज इसमें आता है कि हम रोड का बात इसलिए बताएं क्योंकि गांव घर में अक्सर देखने को मिलता है जमीन विवाद, ठीक है, और वहाँ 144 लगाया जाता है तो जमीन पर लगता है, प्लॉट पर। अगर उसी प्लॉट होते हुए उसका घर जाना होता है तो रास्ता रोका नहीं जाता है, इसलिए हम जानने के लिए प्रयास किए हैं। हो गया। हाँ अच्छा, थोड़ा इसके बारे में और बता देते हैं। नमस्कार, आज मैं बताना चाहूँगा धारा 201। धारा 201 होती क्या है? जैसे कहीं भी कोई भी जैसे मर्डर हुआ, सबूत मिटाना, धारा 101 सबूत अगर आप मिटाते हैं उसमें दोषी पाए जाएंगे। तो हम बताना चाहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, कहीं भी कोई मर्डर हुआ या फिर कहीं चोरी हुआ और आप वहां जाकर के सबूत मिटाने की कोशिश किए तो आप पे धारा 201 लग सकती है। इसमें आपको मैक्सिमम 10 साल की सजा हो सकती है, या आप गंभीर रूप से जैसे मर्डर हो गई और उसमें आप पाए गए सबूत के तौर पे तो आपको आजीवन कारावास भी हो सकती है। ये हो गई धारा 201। और धारा 191 बताना चाहेंगे, वो है झूठ बोलना। जैसे आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप कोर्ट में गए और आप वहाँ पे झूठी गवाही दिए, उस टाइम पे अगर आपका ये पकड़ा गया कि आप झूठी गवाही दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सजा हो सकती है, मैक्सिमम 7 साल, और उसमें जुर्माना भी लग सकती है। धन्यवाद। मैं आपसे आज 304A धारा के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ये धारा एक्चुअली उन लोगों पर लगाया जाता है अगर किसी की लापरवाही से किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उस पर यह धारा लगेगी। कुछ सिचुएशन मैं बताता हूँ, जैसे कि पब्लिक प्लेस में स्पीड में गाड़ी चलाना, या फिर क्या पब्लिक प्लेस में स्पीड में गाड़ी चलाना, या मान लीजिए कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा, कहीं तार नंगा है, बच्चा छू दिया, उससे अगर उसकी जान जाती है तो भी उसमें ये धारा लगेगी। और प्लस मान लीजिए कोई बच्चा है, माँ छोटा बच्चा है, उसकी माँ उसको मतलब भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो अगर वो कहीं उसको छोड़ देती है कि पब्लिक प्लेस में कि शायद इसको कोई उठा के लेके चला जाए, उसको कोई रखे, उसको कोई पालन पोषण करे, अगर ऐसा में उस बच्चा का जान जाता है तो उसकी माँ पर भी 302A की धारा लगाई जा सकती है। इसमें सजा का प्रावधान ये है कि इसमें 2 साल तक की जेल और साथ में फाइन भी हो सकती है। और इसके बाद मैं 304B के बारे में बताना चाहूंगा। ये मेनली दहेज दंड के लिए उपयोग किया जाता है। अगर किसी लेडीज की जान दहेज उत्पीड़न के कारण होती है तो ये धारा लगती है, अगर उसकी जान जाती है तो। इसमें कुछ सिचुएशन देखा जाता है, जैसे कि कम से कम लेडीज का शादी का अगर 7 साल से कम है तो ये धारा लगेगी। 7 साल से कम शादी हुआ है तो ये धारा लगेगी।
अगर उसको मरने से पहले या मृत्यु से पहले उसको कुछ शादी दहेज को लेकर प्रताड़ित किया गया है, ये सबूत मिलने पर भी ये किया जाएगा। अगर ससुराल वाले अगर मृत्यु होने के बाद जल्दी जल्दी उसको जलाना चाहे उसको सब खत्म कर देना चाहते हैं जिससे उसको एविडेंस मिले, तो भी ये धारा लगेगी। मतलब जो दहेज से लेकर के अगर किसी की मृत्यु होती है दहेज में, तो ये धारा लगेगी। इसमें आपको कम से कम 7 साल की सजा और जेल भी हो सकती है, और हो सकता है अगर उसमें लाइफ टाइम तक का भी ये प्रावधान है दौरे। थैंक यू। इम्पोर्टेंट धारा है, थोड़ा सा सुनिएगा। सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम। मैं दुर्गापुर सिटी का यूथ प्रेसिडेंट हूँ, राजन कुमार सिंह, और मुझे कुलदीप सर ने कार्य दिया था धारा 300 और 302, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। ये धारा दोनों धारा जो है लगभग सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जैसे कि धारा 300 जो है आईपीसी का सेक्शन ये है, इसमें भी मर्डर केस ही होता है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाए बिना प्लानिंग के, जैसे कि मैं अपने मित्र के साथ बात कर रहा हूँ, बात करते करते हम दोनों में कुछ भी विवाद हुआ हो, विवाद होते होते मैं इतना गुस्सा हो गया कि मैंने उसे मार दिया और वो मर गया, तो मेरे पे 300 धारा लगेगा। और इसमें जुर्माना जो है ये कोर्ट तय करेगी। अगर मेरा जो मित्र है वो अगर उसका फैमिली बड़ा है, वो शादीशुदा है, उसका घर में कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, तो उसके हिसाब से कोर्ट जुर्माना मुझ पर तय करेगी। और जो मेरे पे केस होगा ये नॉन बेलेबल केस होगा, और इसमें मुझे उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। इसमें कम से कम सजा का कोई चांस नहीं है। सजा जो भी होगी या तो उम्र कैद की सजा होगी, नहीं तो फिर फांसी की सजा हो सकती है, वो जांच के ऊपर ही निर्भर करता है। और धारा 302 जो है कुछ सेक्शन 34 से मिलता जुलता है। 302 जैसे कि प्लानिंग के साथ किसी को मारे हम जानते हैं कि सपोज हम जानते हैं कि मेरा दोस्त जाता है डेली, वो ऑफिस जाता है, रानीगंज में उसका ऑफिस है, इतना बजे जाता है, इतना बजे वो घर से निकलता है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो 7 बजे घर से निकलता है, 8 बजे वो रानीगंज पहुंचेगा, और 8 बजे हम उसको बाई द वे उसका गाड़ी में कुछ कर दिए, ठीक है, और उसका गाड़ी में अगर हम बम मार दिए, बाई द वे गोली मार दिए, या फिर उसे रोक के हम उसको कुछ ऐसा मतलब गन से अथवा रॉड से अगर हिट करते हैं, तो वो मेरा प्लान मर्डर होगा। तो इसमें मेरे पे 302 का धारा लगेगा। और जुर्माना का इसमें भी कोई मतलब सीमित नहीं है, जुर्माना इसमें कोर्ट तय करेगी। इसमें भी लगभग 300 के तरह, धारा 300 के तरह का ही है कि उसका परिवार के ऊपर निर्भर करेगा कि उसके परिवार कैसे हैं, पालन पोषण करने वाला अगर कोई नहीं है तो कोर्ट के हिसाब से जुर्माना होगा। और ये भी नॉन बेलेबल धारा है, और इसमें भी उम्र कैद की सजा अथवा फांसी की सजा, कम से कम सजा का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। और इसके बाद हम झारखंड से आए हुए जयराम पोद्दार सर को बुलाएंगे, और थोड़ा सा वो 370 के बारे में हम लोगों को बताएं। पुनः एक बार सभी को मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा कुलदीप जी का कि आज का इस मीटिंग में हमें बुलाने का मन बनाया, मुझे बुलाया, और इस परिवार में मुझे जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए मैं इसका एक बार जोरदार ताली करूंगा। और मुझे टास्क इसके द्वारा दिया गया था 370 है क्या? देखिए, 370 उसी व्यक्ति पर लगता है। आप अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह का आप धमकी देते हैं, किसी तरह का प्रलोभन देते हैं, आप उन पर दबाव बनाते हैं, किसी तरह का भी हो, आप उनके साथ प्रलोभन देकर शोषण करते हैं, मनुष्य का तस्करी करते हैं। जैसे आप किसी मनुष्य को बोले, किसी व्यक्ति के आप मेरे साथ चलिए, हम आपको वहां काम दिलाते हैं या काम लगाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आप मुझे उसको ले गए और वहां से कुछ पैसे लेकर के उसको छोड़ के आप चले गए। ऐसा स्थिति में भी 370 लगता है जी। और अगर यदि कोई नाबालिग लड़का हो या लड़की हो, उसको अगर यदि आप बाहर ले जाते हैं कि काम दिलाएंगे, तो उसमें भी आपका 370 लगता है। ये कुछ कंडीशन आपका इस तरह का है कि 370 कहाँ किस तरह से लगता है। इसमें आपको किसी तरह का और कोई बात, इसी का कोई जानकारी लगता कहाँ ना?
हाँ कहाँ लगता है 370 आपको बोले जैसे किसी तरह का धमकी आप किसी व्यक्ति को देते हैं कि आपको देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की जहां बात आती है तो आपके साथ 370 ये अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल? नॉन अवेलेबल। ठीक। और अधिकतम इसका अब आएंगे हम आपको सजा पे। तो सजा इसका है, अगर आपके ऊपर ये धारा लग जाता है तो 7 से 10 साल तक का सजा होता है, और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके ऊपर 10 साल का सजा हो सकती है। इसमें बस मिला जुला के यही है। और 370 जो धारा है, हमको लगता है भारत में 60% केस में सम्मिलित होता है, जहां तक मेरा अनुमान है। सिर्फ धमकी देने से 10 साल का सजा हो जाएगा? 7 से 10 साल तक सजा है उसको अगर प्रूव होता है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं। इसमें जैसे आप तस्करी शब्द का यूज किए, मानव तस्करी जी, तो मान लीजिए आप अकेले मेरा तस्करी किए जी, समूह का तस्करी नहीं किए, बहुत लोगों का नहीं किए, तो एक आदमी पर यह धारा लगेगा क्या? एकदम लगता है, एक आदमी पर भी लगेगा। देखिए कोई भी केस जब आपके साथ होता है, सामूहिक का मतलब क्या है, वो तो प्लान हो गया। सामूहिक का मतलब किसी भी चीज में एक व्यक्ति नहीं है। अगर 1 से 2 हुआ, 3 हुआ, तो सभी के साथ धारा लग सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ाते हुए मैं विनय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। उसके बाद लास्ट सेशन जो है मेरा रहेगा, उसके पहले 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और लास्ट जो है विनय भूषण पोद्दार ह्यूमन राइट फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर डायरेक्टर पद में स्थापित हूँ। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो उद्देश्य है, आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक बैठक रखी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा रिप्लाई चाहूंगा आप लोगों से कि आज हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा रिप्लाई दीजिए कोई भी। समाज में बदलाव के लिए, समाज में अधिकार का रक्षा करने के लिए, समाज में बदलाव करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज का जानकारी है, क्या बैठक यहाँ इसलिए हुआ रहा है क्योंकि हम लोग को जानकारी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए? खुद जागरूक होना पड़ेगा। जी हाँ, क्या जानकारी चाहिए। और जो आज का रखा गया है ये है कानून के विषय में हमको जानना है, इसलिए आज का बैठक रखा। बहुत बढ़िया। मतलब खुल करके सामने आया कि यदि हम लोग समाज में, समाज के प्रति जो हम लोग सोशल वर्क करते हैं, यदि सोशल वर्क हम लोग करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग के बीच में क्या बात आया कि हम लोगों को नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है। यदि हम लोग के अंदर नॉलेज नहीं हो पाएगी तो हम लोग जाकर के समाज में सेवा नहीं कर पाएंगे। तो आज का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन के मेंबर हैं उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग नॉलेज दे सके, इसीलिए आज का ये बैठक रखा गया है। इसी क्रम में हमारे बहुत सारे साथी आए और सेक्शन के बारे में, धारा के बारे में आप लोगों को जानकारी दी और हम लोग उनको जानकारी मिले। तो हम लोगों को क्या करना है कि सेक्शन के बारे में हम लोग को जानकारी दिया, धारा के बारे में जानकारी दिया, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग को जानकारी मिले। इस तरह का निरंतर मीटिंग आगे होता रहे, ये हम लोग प्रयास करेंगे। और एक प्रयास हम लोग का अभी चल रहा है कि हम लोग ये मीटिंग डिजिटल के माध्यम से, जैसे आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग बहुत जल्द जूम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन के मेंबर जितने भी हैं, हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से भी जुड़ेंगे, और जिनके पास जो भी नॉलेज है वो नॉलेज हम लोग एक दूसरे को देने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर देखे अभी कि बहुत से धारा के बारे में हम लोगों को बताया। ये धारा क्या है, ये धारा की शुरुआत कब हुई थी, ये किसके तहत आते हैं, ये कब बना था, इसके बारे में भी हम लोग को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में पीपीटी में कुछ उसके बारे में हम लोग देंगे। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भारतीय दंड संहिता कब शुरू हुई थी, बता पाएंगे? भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी, बता पाएंगे? 1800। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1860 में ये मतलब लागू हुई, ये कानून का रूप दिया गया इंडियन पेनल कोड, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। अभी उससे पहले हम लोग को जानना है कि इंडियन पेनल कोड क्या है। भारतीय दंड संहिता, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भारतीय दंड संहिता, इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं आप लोग जानते हैं? पिक्चर देखे हैं ना आप लोग?
पिक्चर में जब किसी मुजरिम को सजा देता है तो क्या बोलता है? ताजे इराते हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम को फांसी की सजा दी जाती है। तो उर्दू में यही इंडियन पेनल कोड, जिसको हम लोग ताजे इराते हिंद या भारतीय दंड संहिता कहते हैं, उर्दू में बोलते हैं ताजे इराते हिंद। इसकी शुरुआत कब हुई? और इसका शुरुआत अगर भी देखा जाए, भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है। यह है इंडियन पेनल कोड। किंतु यह जो संहिता है, यह जो कानून है, यह भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। उसके लिए अलग से लॉ बना गया है भारतीय सेना के लिए। ये इंडियन पेनल कोड उसके ऊपर लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद, अनुच्छेद 370 जब तक था जम्मू कश्मीर में, ये इंडियन पेनल कोड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से इंडियन धारा 370 हटा है, तब से ये आईपीसी एक्ट अभी जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेनल कोड, इसकी इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ेगा कि इंडियन पेनल कोड बना कैसे, है ना? इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। इंडियन पेनल कोड में धाराएं कितनी, ये सब भी बताएंगे। देखिए, 1860 में तो लागू हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत 1833 में ही हो गई थी। प्रथम आयोग, मतलब ये जो धाराएं बनती है ना, धाराएं बनने से पहले एक आयोग बनती है। ये आयोग 1833 में पहला कानून आयोग बना। पहला कानून आयोग 1833 के चार्टर एक्ट के, तो उस समय ब्रिटिश राज था, हम लोग के हाथ में स्वतंत्र भारत नहीं था। ब्रिटिश राज में 1800 जो एक्ट था, चार्टर एक्ट के तहत अंतर्गत सन 1834 में पहला कानून आयोग बना। लेकिन पहला कानून आयोग में अपना इंडियन पेनल कोड नहीं हुआ था, उस समय बना। इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था, उस समय अंग्रेजों का राज था यहाँ पे। किंतु विधि पारित करने के लिए कोई एकमेव सत्ता नहीं थी। मतलब जो कानून पारित होता, जो इंडियन पेनल कोड बनता, उसको पारित करने के लिए कोई एक में, मतलब अकेला कोई मानवी मालिक नहीं था उस समय। अलग अलग प्रांत थे, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों का राज चलता था, इसलिए उस समय यह कानून पारित नहीं हुआ। न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट था। मतलब हाईकोर्ट का क्या अधिकार होगा, किस केस को देगा, क्या सजा देगा, सिविल कोर्ट का क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, उस समय मतलब अधिकार क्षेत्र कोर्ट का भी स्पष्ट नहीं था, इस कारण वो लागू नहीं हुआ। आगे चलते हैं। प्रथम आयोग के 4 सदस्य थे, जिसमें मैकाले अध्यक्ष थे, जिनके बारे में हम लोग चर्चा किए। मैकाले ही ने एक ये दिया था कि मैंने आदेश दिया था कि एक इस तरह का हो, तो मैकाले को ही अध्यक्ष बना दिया गया कि भाई आप ही अध्यक्ष बनिए और आप ही बनाइए कानून आयोग, क्या क्या होना चाहिए। इस आयोग की वर्तमान न्यायालय, इसमें क्या क्या काम दिया गया आयोग को, उसमें काम क्या क्या दिया गया आयोग की कि आपको क्या क्या करना है। तो इस आयोग को वर्तमान न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, जो उस समय के न्यायालय थे, उसके क्या अधिकार क्षेत्र होंगे, उसके बारे में काम करने सौंपा गया कि आप इस तरह का काम कीजिए। एवं नियमावली, क्या क्या नियम होंगे अदालतों के, उसके नियमावली के ऊपर में काम करने के लिए इस आयोग को, पहला आयोग को दिया गया। तथा ब्रिटिश भारत में प्रचलित समस्त विधि के विषय में जांच करने। उसके बाद उस समय ब्रिटिश भारत था, जितने भी कानून थे सबके बारे में जांच करने, रिसर्च करने के लिए इस आयोग को बोला गया कि अब रिसर्च कीजिए, इसके बारे में रिसर्च करके रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट देने और आदि धर्मादि को ध्यान में रखकर उचित सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। मतलब क्या क्या काम सौंपा गया, फिर से इसको समझिए। जो पहला कानून जो आयोग बना, उसमें क्या क्या सौंपा गया, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट जो भी थे, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसके लिए आयोग को कि इसके ऊपर में आप काम कीजिए। दूसरा क्या दिया गया कि जो भी ब्रिटिश भारत में उस समय कानून थे, उसको रिसर्च करके उसको रिपोर्ट दीजिए। इस तरह का आयोग बना, ये काम सौंपा गया। सर्वप्रथम इस आयोग का ध्यान आपराधिक विधि की ओर आकर्षित हुआ। आपराधिक विधि किसको बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ, है ना। तो सर्वप्रथम जो आयोग
का ध्यान जो गया क्रिमिनल मतलब आपराधिक विधि की ओर गया। बंगाल तथा मद्रास में इस्लामिक दंड विधि प्रचलित थी, जो अपने आदिमपन एवं अवैचारिकता के कारण सर्वथा अनुयुक्त थी। मतलब क्या था कि मद्रास में इस्लामिक दंड विधि, इस्लामी का अपना अलग दंड विधि था, उसके ऊपर में ध्यान गया कि इस दंड विधि को अपनाया जाए क्या, लेकिन उसमें देखा गया कि ये जो दंड विधि है ये उतना अच्छा नहीं है, बहुत इसमें अविचार नहीं है, इसलिए उसको नहीं अपनाया गया। मैकाले के मार्गदर्शन में प्रथम आयोग ने भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया, किंतु किसी कारणवश उसे विधि का रूप न दिया जा सका। पहला कानून आयोग प्रारूप तो तैयार कर दिया, लेकिन उसको किसी कारणवश कानून का रूप 1834 में नहीं हो, जो जब तक वो कमेटी रही, आयोग रहा, उस समय नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर दूसरा आयोग बना। कब बना? द्वितीय आयोग की नियुक्ति 1853 ईस्वी में। पहला आयोग ने प्रारूप बनाया, कुछ काम किया, उसके बाद द्वितीय आयोग में काम चला गया। तो द्वितीय आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1853 ईस्वी में। जो अभी हम लोग धारा की चर्चा कर रहे थे ना, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। जो धारा बन रहा था 1834, ये धारा से बनना स्टार्ट हुआ। धारा 1 से लेकर के 511 तक जो बना है ना, उनकी शुरुआत 1933 से ही स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब वहां से रिसर्च होते होते जितने भी लॉ थे, जितने भी कानून थे, रिसर्च होते होते पहला कानून आयोग बना। पहला कानून आयोग भी पारित, इंडियन आईपीसी को जो है सो पारित नहीं करा पाया, वो कुछ दिनों तक आयोग रहा, फिर खत्म हो गया। उसके बाद 1853 में द्वितीय कानून आयोग बना। दूसरा द्वितीय कानून आयोग का काम क्या हुआ कि जो पहला कानून आयोग जो रिपोर्ट दिया था, उसके ऊपर में रिसर्च करके प्रथम आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों, मतलब जो ड्राफ्ट बना करके दिया, पहला आयोग ड्राफ्ट बना करके दिया, इस प्रारूप के ऊपर एवं न्यायालय तय न्याय प्रक्रिया में सुधार हेतु, और न्यायालय का क्या रोल रहेगा और न्याय प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे रहेगी, उसके ऊपर में काम करने के लिए दूसरा जो कानून आयोग बना, उसको ये काम सौंपा गया। और जो भी सुझाव दिए थे पहला कानून आयोग, उसके ऊपर में परीक्षण करके ये काम सौंपा गया। और इसके 8 सदस्य थे। अपनी प्रथम रिपोर्ट में आयोग ने फोर्ट विलियम स्थित सर्वोच्च न्यायालय और निजामत अदालतों को सिविल कोर्ट कहते हैं कि एकीकरण का सुझाव दिया। जो द्वितीय कानून आयोग बना, द्वितीय कानून आयोग का पहला रिपोर्ट क्या हुआ, तो जो सर्वोच्च न्यायालय और निचली अदालत थे उसको एकीकरण का सुझाव दिया। बना नहीं कानून, उस समय सुझाव दिया। प्रक्रियात्मक विधि की संहिताएं तथा योजनाएं प्रस्तुत की। प्रक्रियात्मक मतलब प्रोसीजरल, कैसा प्रोसीजर होगा, उसके बारे में कानून बनाया दिया। तृतीय और चतुर्थ रिपोर्ट में योजनाएं बनाई। फलस्वरूप 1859 ईस्वी में दीवानी व्यवहार संहिता एवं लिमिटेशन एक्ट, जिसको सिविल कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड लिमिटेशन एक्ट कहते हैं, वो हो गया 1860 में, वो पारित किया। एवं 1860 में भारतीय दंड संहिता, जिसको हम लोग आईपीसी कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता एवं उच्च न्यायालय विधि पारित हुई, जिसमें आयोग के सुझाव को साकार हुए 1860 ईस्वी में। 1833 से चलकर 1860 ईस्वी में जाकर के भारतीय दंड संहिता जो शुरुआत हुई तो वो साकार हुआ। आयोग ने जो सुझाव दिए उसको एवं अंतिम रिपोर्ट क्या था, आपराधिक संहिता, मतलब क्रिमिनल कोड के संशोधन के विषय में। पहले से ही द्वितीय आयोग ने क्रिमिनल के बारे में बताया था, लेकिन उसमें तृतीय आयोग ने क्या किया, कानून आयोग ने, कि इसमें भी कुछ संशोधन हो, इसके बारे में अंतिम रिपोर्ट दिया गया कि इसमें भी अभी और इसमें कुछ है संशोधन। देखिए एक चीज जान लीजिए कि अभी के डेट में 22 कानून आयोग बन चुके हैं। 1833 से लेकर के अभी तक 22 कानून आयोग बन चुके हैं। प्रत्येक कानून आयोग का उम्र 3 साल होता है, ठीक है। तो हर समय जो भी दफाएं, जो भी धारा, जो भी सेक्शन आप लोग देखें, वो कानून आयोग के पास रिपोर्ट जाता है कि इस क्षेत्र में काम करना है, और वो पूरा रिसर्च करते हैं। जैसे कोई दवाई बनाता है तो साइंटिस्ट पहले दवाई का रिसर्च करता है ना, उसी तरह से जो भी कानून बना है आज तक, उसका रिसर्च कौन करता है, तो कानून आयोग करता है। जितनी भी धारा है, क्या क्या इसमें लगेगी, क्या क्या नहीं लगेगी, किस तरह से लगाना है, किस तरह से नहीं लगाना है, तो ये कानून आयोग बनता है। तो 1833 में पहला कानून आयोग बनते बनते आपका जो ये है 1861 ईस्वी में इस आयोग का सदस्यों ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, किंतु परिणाम कुछ न निकला। लेकिन जो ये तृतीय आयोग बना था ना, इसमें जो भी रिपोर्ट दिया
वो रिपोर्ट पारित ही नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। और जो भारत सरकार थे और जो आयोग के सदस्य लोग थे उसके बीच में झगड़ा हो गया। किस बात को लेकर के? तो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो अधिनियम जो रिपोर्ट दिया था उसको लेकर के झगड़ा इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि तृतीय कानून आयोग के जितने भी सदस्य थे सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। कानून आयोग वहीं पर भंग हो गया, नहीं बन पाया, अमल नहीं आया, त्याग पत्र दे दिया, तृतीय आयोग समाप्त। 5 अगस्त 1955 को आजाद भारत में परिस्थिति में हुए बदलाव के मद्देनजर भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पेनल कोड को संशोधन करके समय और स्थिति के अनुसार तैयार करना। जितनी भी धाराएं बनी, पहली बार कमीशन का आयोग, कानून आयोग का गठन हुआ आजाद भारत में 5 अगस्त 1955 को, और उस समय की स्थिति के अनुसार कानून को संशोधन किया गया। जितनी भी धाराएं थी सब में संशोधन करके उसमें किया गया। कानून आयोग के अध्यक्ष मोतीलाल चिमनलाल सेटलवाड थे। जो कानून आयोग 1955 में बना उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोतीलाल चिमनलाल सेटलवाड। और आप लोग से पूछा जाएगा कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड में कितनी धाराएं हैं? बोलिए, रिप्लाई दीजिए, कोई कितनी धाराएं हैं इंडियन पेनल कोड में? 511 धाराएं हैं इंडियन पेनल कोड में। 1 से लेकर के सीरियल नंबर तक देखिएगा तो 511। एक में क्या अलग है चर्चा कि भारतीय इंडियन पेनल कोड कहां कहां लागू होगी, 2 में अलग है। पहला कुछ 1 से लेकर के 3 नंबर तक जो भी है वो इंडियन पेनल कोड के बारे में ही बतलाया गया है कि क्या कहां लागू होगी। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं। भारतीय दंड संहिता केवल अपराधियों को दंड देना व्यवस्था नहीं करती, परंतु यह अभियुक्त के अधिकारों के संबंध में भी उपचार उपलब्ध कराती है। भारतीय दंड संहिता पूरे विश्व की सबसे बड़ी दंडिक संग्रह है। एक चीज मैं आप लोग को नोट करा दूं, पूरी विश्व में जो है ना, पूरी विश्व में हर जगह, पूरे विश्व में हर देश में अपना कानून है। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा दांडिक संग्रह कौन सा, वो भारत का है। सबसे बड़ा संग्रह जो इतनी धारा है जितना सबसे बड़ा संग्रह मतलब भारतीय दांडिक संग्रह है, इंडियन पेनल कोड पूरे विश्व में। आगे चलते हैं, आपराधिक कोड ऑफ क्रिमिनल। अब आते हैं ये जो बताया मैंने आप लोग को, क्या बताया? आईपीसी। आईपीसी में क्या है कि उसमें क्या कानून है, सजा क्या होगा साबित हो जाने के बाद। अब आते हैं सीआरपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ये अलग है, ये जो है ना सीआरपीसी ये अलग है, आईपीसी अलग हो गया। ठीक है, समझिएगा बात को। जब इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोग को बहुत आसानी होगी। सीआरपीसी क्या हो गया? भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दंड प्रक्रिया है। ये जो सीआरपीसी है ना, ये आपराधिक आईपीसी के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। जो भी इंडियन पेनल कोड में जितनी भी धाराएं हैं ना, उसको सपोर्ट सिस्टम के रूप में ये सीआरपीसी काम करता है। ये 1973 में पारित हुआ, 1 अप्रैल 1974 से लागू कर दिया गया सीआरपीसी। ठीक है, और ये क्या काम करता था? सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता के लिए मशीनरी का काम करता है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसी के लिए जो हम लोग धारा बताती है कि आपका सजा क्या है, लेकिन उसका जांच का विषय कौन करता है? तो सीआरपीसी इसलिए बनाया गया। मतलब सीआरपीसी एक मशीनरी का काम करता है, एक सपोर्ट सिस्टम काम करता है। किसके लिए? इंडियन पेनल कोड। भारतीय आईपीसी जो है ना, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्या काम करता है? आप लोग फिर से एक बार दोहराते हैं, सीआरपीसी क्या काम करता है? सीआरपीसी आईपीसी को सपोर्ट कर, बस आईपीसी के लिए एक मशीनरी का काम करता है। ठीक है, आगे मैं और सरल करूंगा इसको, शॉर्ट में एक समरी के रूप में आप लोग को समझा दूंगा जितनी भी बातें मैंने आप लोग को बताई। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग को आसान हो जाएगा। कानून सब जाने, इंडियन लॉ। यहाँ पर देखिएगा, स्क्रीन में दिख रहा है ना कानून। ठीक है, आप लोग से पूछा जाएगा कि कानून कितने प्रकार के हैं, तो क्या बोलिएगा? कानून कितने प्रकार के होते हैं? तो एकदम आसान भाषा में आप लोग को कानून समझा रहे हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आप लोग का ये दिमाग में घुस जाएगा कि कानून क्या है, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, दोनों आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा देखिएगा कानून को 2 भाग में बांटा गया। जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे समझ में नहीं आएगा। देखिए, फंडामेंटल लॉ और प्रोसेस मेथड। जिसको प्रोसेस मेथड क्या, फंडामेंटल लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक विधि। मौलिक विधि, फंडामेंटल लॉ क्या हो गया? मौलिक विधि। और प्रोसेस मेथड मतलब प्रक्रिया विधि।
यही प्रक्रिया विधि सीआरपीसी का काम करता है। सीआरपीसी क्या करता है? जांच वगैरह प्रक्रिया जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, ये मौलिक विधि में आईपीसी आ गया। आईपीसी इंडियन पेनल कोड में 511 धाराएं, उसमें धाराएं में धारा सिद्ध होने के बाद क्या सजा है, क्या उसमें जुर्माना है, ये तय करता है आईपीसी, है ना। और सीआरपीसी प्रक्रिया विधि क्या है? उसमें 484 धाराएं है सीआरपीसी में। सीआरपीसी में बोलिए तो 484। किस तरह से काम करना है, ये आपका प्रोसेस मेथड हो गया सीआरपीसी, मतलब आईपीसी को सपोर्ट करने के लिए सीआरपीसी बनाया गया। ठीक है। अब मौलिक विधि उसमें भी 2 तरह का चीज है। मौलिक विधि में जिसको हम लोग फंडामेंटल लॉ बोलते हैं ना, उसमें भी 2 तरह का होता है। एक तो सिविल कोड, जिसको हम लोग दीवानी संहिता कहते हैं हिंदी में, सिविल कोड, ठीक है। और एक होता है क्रिमिनल कोड, जिसको हम लोग आपराधिक संहिता, इसको उर्दू में फौजदारी मामला भी, फौजदारी हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं कि फौजदारी केस हो गया, तो इसको बोलते हैं आपराधिक मामला। इसको जो है 2 भाग में, मौलिक जो फंडामेंटल सिविल कोड अलग हो गया, मतलब और आपराधिक मामला अलग, 2 भागों में बांटा गया। देखिएगा हम लोग कानून जब जाते हैं कोर्ट तो 2 तरह का कोड, सिविल कोड होता है ना, एक सिविल कोड होता है और एक होता है क्रिमिनल कोड, ठीक है। तो जो आईपीसी की जो है ना 2 भाग में बांट दिया गया, आपराधिक मामला अलग कर दिया गया है और सिविल जो है सो अलग कर दिया गया है। तो ये कानून को इस तरह से समझ लीजिए कि इस तरह से होता है, मतलब कानून 2 तरह से काम करती है, फंडामेंटल लॉ, सीआरपीसी एक तरह प्रक्रिया विधि होती है ना। आगे चलते हैं। अब इसको और आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है, इसको समझ लीजिए। तो इसको आसान भाषा में समझिए। आईपीसी भारतीय दंड संहिता है। क्या है? मतलब दंड संहिता है, अर्थात यह बताता है कि अपराध क्या है। आईपीसी क्या बताता है कि अपराध क्या है, अपराध क्या है ये बताता है कौन? आईपीसी, ठीक है। और इनके लिए कितनी सजा निर्धारित है ये भी कौन बताता है? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता ये बताती है कि अपराध क्या है और इसके लिए सजा क्या है, कितनी है, ये कौन बता रहा है? आईपीसी बता रहा है। अब देखिए सीआरपीसी क्या बताता है, उस अपराध के लिए कैसे कार्रवाई की जाएगी, जो अपराध हुआ है उसके लिए कैसे कार्रवाई की जाएगी, ये कौन बता रहा है? ये सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी बता रहा है। गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, ठीक है, और उस मैंने पुलिस सबूत कैसे इकट्ठा करेगी, जब अभी क्वेश्चन आ रहा था हर धारा के बाद, ये काम सीआरपीसी जांच का विषय होता है। हर धारा के बाद धारा जो चर्चा है उसमें क्या बताता है? आईपीसी ने जो 511 धाराएं बनाई है वो क्या बताता है कि अपराध क्या है और सजा क्या मिलेगी, ये बताता है। सीआरपीसी क्या कहता है, उसकी जांच कैसे होगी, जो मुजरिम है उसके साथ बर्ताव कैसे होगा, जो आरोपी उसके साथ बर्ताव, जो क्या बोलते हैं भुक्तभोगी उसके साथ क्या बर्ताव होगा, किस तरह से प्रक्रिया की जाएगी, ये सीआरपीसी बताती है। यदि सीआरपीसी और आईपीसी को विस्तार रूप से समझाया है तो एक दिन में काफी नहीं है। तो मैंने हमारे जो विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन के चेयरमैन है कुलदीप जी को मैंने कहा था कि जूम मीटिंग का भी आयोजन किया जाए, क्योंकि नॉलेज जब तक आप लोग के पास नहीं जाएगा, मेरा यह मानना है कि विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन के जितने भी मेंबर हैं सब अपने आप में कम से कम एक वकील हो जाए, इतना तो नॉलेज हो जाए कि समाज के ज्यादातर लोगों के हक की और उसके अधिकार के बारे में हम लोग लड़ सके। क्योंकि हम लोग काम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग क्या काम करने के लिए आए हैं विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन में? मानव अधिकार के लिए ना। तो उसके लिए हम लोग को नॉलेज लेना पड़ेगा। तो हम लोग समय समय पर जूम मीटिंग हो या फिर फिजिकल मीटिंग हो, उसके माध्यम से जो भी आपके पास नॉलेज है आपसे हम लेंगे, या हमारे पास जो नॉलेज है हमसे लेंगे। और कोशिश कीजिएगा, देखिए धारा के बारे में और ज्यादा जानकारी, आप लोग के पास स्मार्टफोन है, सबके पास स्मार्टफोन है ना सर? आज के बाद आप लोग स्मार्टफोन में ज्यादातर समय आप लोग फेसबुक में बिताते होंगे जब आप लोग खाली समय में होते हैं, या फिर जिनके पास पैसा है फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते होंगे, ये सामान लेना है वो सामान लेना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आज के बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके पास समय बचता है तो हमारे पास इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। जो भी धाराएं बताई गई या भी आईपीसी सीआरपीसी के बारे में बताया गया, जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, यदि अपने समय को सही तरीके से सदुपयोग यदि हम लोग करें ना, तो हम लोग सारी धाराएं के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपने समय को किस तरीके से उपयोग करें। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों की तरफ से तो प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को नॉलेज मिले, लेकिन आप लोग खुद से भी प्रयास कीजिए, आधा घंटा 1 घंटा आप लोग जो है सो कानून के बारे में जानने का, क्योंकि बहुत सारा गूगल में ब्लॉग
पढ़ा हुआ है उसको भी यदि आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा नॉलेज आप लोग को हो जाएगा, तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है, ये मैं आप लोगों के बारे में जानकारी दिया। अब धारा सेक्शन मुझे टास्क दिया गया था 420 के बारे में बताने के लिए कुलदीप जी के तरफ से। तो 420 के बारे में शायद सभी को पता है। ये धारा 420 कानून पहलू देखे तो इसके बारे में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धोखा करता है, छल करता है, बेईमानी से किसी दूसरे व्यक्ति की बहुमूल्य वस्तु या संपत्ति में परिवर्तन करता है, उसे नष्ट करता है, या इस काम में किसी दूसरे की मदद करता है, तो उसके खिलाफ धारा 420 लगाई जा सकती है। जब कोई व्यक्ति अपने खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ जालसाजी करके उसकी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु को खुद के नाम करता है, नकली हस्ताक्षर करता है, आर्थिक या मानसिक दबाव बनाकर दूसरे की संपत्ति को अपने नाम करता है, तो उसके खिलाफ धारा 420 लगाई जाती है। मतलब 420 हम लोग का मुंह में बैठा हुआ है, 420 कर लिया तो 420 यही धारा 420 का एग्जांपल, मतलब किसी को धोखा देना, ठीक है, किसी दूसरी की संपत्ति बेईमानी से अपने नाम कर लेना, ये सब 420 है। मतलब 420 धोखा देना, बेईमानी करना, छल करना, ये सब 420 में आता है। कितनी सजा होती है? सरल शब्दों में कहें तो किसी के साथ छल करना, बेईमानी करना, बहुमूल्य वस्तु संपत्ति में परिवर्तन करना या बनाना या नष्ट करने के लिए प्रेरित करना इस अपराध में शामिल है। 420 में के धारा 420 के तहत में आएगी। इसके लिए सजा 7 वर्ष। धारा 420 में सजा क्या है? 7 वर्ष का कारावास, साथ ही जुर्माना भी दे होगा। वो डिसीजन लेंगे जज अपना कि क्या जुर्माना होगा। यहां आपको बता दें कि यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है। गैर जमानती जो है सो अपराध है 420, इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी और इसका विचारण किसी भी न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है। इसका विचारण किसी भी न्यायाधीश द्वारा, जो न्याय के अधिकारी होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। तो 420 आप लोग समझ गए कि 420 में धोखा नहीं दीजिएगा किसी को भाई, नहीं तो आपके ऊपर 420 लग जाएगा और आपको जब जेल हो जाएगी तो फिर उसमें जमानत आपको नहीं मिलेगा। तो धोखा किसी को देना ही नहीं है, ठीक है, बेईमानी किसी से करना ही नहीं है, नहीं तो 420 आपके ऊपर लग जाएगा। 420 यदि आपके ऊपर लग गया फिर जमानत भी नहीं होगा, ठीक है। तो 420 ये है। 420 के बारे में और जो है सो विस्तारित रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। मैं पहले ही बोल चुका है कि कानून जो धारा है ना, उसके बारे में आप लोग खुद से भी ज्ञान ले सकते हैं यदि आप अपने समय का सही से सदुपयोग करें। तो इस मोबाइल का सही से सदुपयोग कीजिएगा ना तो आप खुद ज्ञानी बन सकते हैं, खुद एडवोकेट। पहले के सर एक चीज मैं बता दूं, जब से ये डिजिटल भारत हुआ है, ये जो मोबाइल आया है 4G, जिसमें हम लोग वीडियो भी देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे लड़के हैं जो बिना कोई टीचर के पास या बिना कोई ट्रेनिंग सेंटर के पास गए आज के डेट में इंजीनियर है, आज के डेट में बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो मोबाइल का सदुपयोग करके कर रहे हैं। ये आपके ऊपर में मैं बार बार बोल रहा हूं, गूगल से पूछिएगा ना, अभी तो बटन टिपिएगा तो बोलने का भी दे दिया है, आपको क्या जानना है सारा चीज आपको मिलेगा। बस ये जो गुरु है ना, ये मोबाइल को अपना गुरु बना लीजिएगा, यूट्यूब को अपना गुरु बना लीजिएगा, गूगल को अपना गुरु बना लीजिएगा ना, तो आप जान लीजिए कि आप भी एक बहुत बड़ा गुरु हो जाएंगे। हम लोग का आदत क्या हो गया है कि हम लोग दूसरे से पूछते हैं। एक बार इस मोबाइल से भी पूछिएगा, सर जो बोल रहे हैं ना, जितने भी लोग हैं, मोबाइल से पूछिएगा यूट्यूब में जाकर के कि धारा 420 क्या है ना, तो 100 वीडियो आ जाएगा जिसमें सारा चीज बताया गया है। तो अब डिपेंड करता है, मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नॉलेज लेना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आप लोग आज के बाद खुद को तैयार करें। क्यों? क्योंकि जिस संगठन में आप जुड़े हैं, यहां पर परफॉर्मेंस के आधार से प्रमोशन भी होता है। अगर यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपका प्रमोशन भी सेंट्रल लेवल पे होगा। ऐसा नहीं कि आज मेंबर है तो आप मेंबर ही जिंदगी भर बने रहेंगे। तो प्रमोशन किसका होगा? प्रमोशन किसका होगा? जिसके पास नॉलेज होगा, जो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। नॉलेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मीटिंग सीटिंग का वेट करने से नॉलेज नहीं होगा, आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तभी आप विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन के बढ़िया मेंबर बन सकते हैं और आपका प्रमोशन उस मुकाम तक जो हम लोग सोच के रखे हैं पूरे भारत में, जो ये विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन के हर कोने तक विजन लाइफ ह्यूमन राइट फाउंडेशन का झंडा जाए, इसका बैनर जाए, इसके लिए आप लोगों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आप नॉलेज नहीं लेते हैं, आप समाज में वो काम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है।
इसके लिए आप लोग को खुद से प्रेरित करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। मेरे मोटिवेट करने से आप नॉलेज लीजिएगा तो नहीं हो गया। हम आज यहाँ आए हैं, बताएंगे, चल जाएंगे, मीटिंग के बाद आप लोग फिर अपने अपने घर चले जाइएगा। लेकिन मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम 1 घंटा अपना समय इस चीज में नॉलेज ग्रहण करने में जरूर दीजिए। मैं एक सर्वे बताता हूं आप लोग को सुनकर के आश्चर्य होगा। एक सर्वे में आया है कि जो भी आज के डेट में एक महान व्यक्तित्व बने या सफल व्यक्ति बने हैं, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर में सर्वे किया गया। तो ज्यादातर लोग जो है ना, नॉलेज जिसके पास, मान लीजिए कि हमारे पास, उनके पास संपत्ति हम लोग तो देख लेते हैं, वो बहुत ऊंचे जगह में, ये तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उनके पीछे की संघर्ष, उनके पीछे का नॉलेज हम लोग नहीं देखते हैं। तो मैं आज एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो ये मनुष्य है ना, मनुष्य का माइंड जो होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि इससे ज्यादा शक्तिशाली धरती में और कुछ होता ही नहीं, मनुष्य का दिमाग से शक्तिशाली। तो मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग जो ह्यूमन राइट फाउंडेशन के जो मेंबर हैं, आप लोग जो सिपाही हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आप लोग आगे चल करके अच्छे काम करेंगे। तो इस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। इस दिमाग का पावर का एग्जाम्पल मैं आप लोग के सामने पेश करना चाहूंगा। इस दिमाग, मनुष्य का दिमाग क्या कर सकता है, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग के सामने पेश करना चाहूंगा। अमेरिका में एक कैदी थे, अमेरिका में एक कैदी जिनको मौत की सजा, किसी कारणवश वो कुछ गुनाह किए थे, जिस कारणवश उसको मौत की सजा हो गई थी, ठीक है। और उसका टाइम निर्धारित कर दिया गया था कि फलाने तारीख के फलाने इतना टाइम में इस मुजरिम को मौत की सजा, फांसी में चढ़ा दिया जाए। उसको सजा मिला था फांसी का, ठीक है। तो वहां के कुछ साइंटिस्ट जो थे, कुछ रिसर्च करने वाले थे, उनको लगा कि इसके ऊपर में कुछ रिसर्च किया जाए, कुछ इसके बारे में गहन अध्ययन किया जाए, नया कुछ किया जाए। तो रिसर्च करने के लिए उस जो कैदी थे उनके पास गया, बोला कि भाई आपको फांसी की सजा हो गई है, आपको तो मरना ही है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सरकार से दरख्वास्त कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे मरना ही है सर, तो फांसी की जो सजा हो रही है। तो उन्होंने रिसर्च करने के लिए कि आपको कोबरा से डंक मरवा करके आपको मारा जाए, ब्लैक कोबरा से, ठीक है। तो बोला कि मरना तो ऐसे भी है और मरना तो वैसे भी है, अगर यदि कोबरा डसेगा तो बहुत कम तड़प होगी, बहुत कम दुख होगा, जल्दी हम मर जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने हामी भर दिया कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो उस तारीख को मरना ही है, तो कोबरा से ही डसवा के मार दो, चाहे फांसी में ज्यादा छटपटाहट, ज्यादा दर्द हो, कोबरा से ही डसवा के मार दिया जाए हमको, ब्लैक कोबरा से। तो ये तय हो गया, निश्चित डेट आई, निश्चित टाइम आया, ठीक है। जो व्यक्ति थे, जो कैदी थे, उनका दिमाग में क्या चल रहा था कि फलना तारीख को हमको नाग डसेगा, कोबरा डसेगा और मैं मर जाऊंगा, इसका दिमाग में चल रहा था। मनुष्य के दिमाग में, दिमाग की पावर की ये जो एग्जांपल बता रहा हूं, दिमाग की पावर, डॉक्टर साहब एग्री करेंगे आप इस चीज से। तो क्या हुआ कि उसका दिमाग में अटूट विश्वास भर गया। क्या भर गया कि मुझे कोबरा डसेगा मैं मरूंगा, मुझे कोबरा डसेगा मैं मरूंगा, ये उसके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि उसको वही तो विश्वास था, क्योंकि उसको सजा हो गई थी, ठीक है। तो निश्चित डेट पे, निश्चित समय पे वो जो कैदी था, उसके सामने में टाइम आया तो कोबरा लेके एक आदमी खड़ा हो गया कि अब इसको डसेगा। अब कोबरा दिखाने के बाद जो कैदी थे उनको फिर से ब्लैक मास्क पहना दिया गया। ब्लैक मास्क पहना देने के बाद वो जो नाग वाले व्यक्ति थे उसको वहां से हटा दिया गया, नाग उसको डसा नहीं, अब उसको सुई चुभाया गया, सुई। वो व्यक्ति तो देख नहीं पाया कि हमको सुई चुभाया या नाग डसा, उसके दिमाग में अटूट विश्वास था कि मुझे नाग डसने वाला है, ठीक है। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, वो व्यक्ति मर भी गया 1 से 2 मिनट के अंदर, वो व्यक्ति मर गया। अब आश्चर्य तब हुआ जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर से, मतलब एक ब्लैक कोबरा की जितनी जहर होनी चाहिए उतनी जहर उसके शरीर से निकला। वो केमिकल उसका दिमाग रेडी कर लिया, तैयार कर लिया। तो मैं ये आप लोग को समझाने चाह रहा था कि आप लोग के एक इंसान के दिमाग में क्या पावर है। आप जैसा सोचेंगे ना, आप जैसा चाहेंगे ना, वैसा हो जाएगा। आप जैसा सोचेंगे, वो सोच पे अटूट विश्वास होनी चाहिए। यदि उस सोच पे अटूट विश्वास नहीं, आधा अधूरा विश्वास लेकर के कोई भी काम को अगर यदि आप करते हैं तो काम कभी सक्सेस नहीं होता है। तो मैं आप सभी सदस्यों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नॉलेज में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि कीजिए और इसको विस्तार करने के लिए दूसरे को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हम लोग को इसको पूरे भारत में कैसे विस्तार करना है।
हम लोगों का जो सहयोग रहेगा, मीटिंग सीटिंग का जो सहयोग रहेगा या और जो भी चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें तो मैं हम लोग का ये जो कमेटी है, हम लोग आपस में चर्चा करके वो किया ही जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को नॉलेज के ऊपर में भी ज्यादा ध्यान देना है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। उसके बाद सर्व राष्ट्रीय मानवाधिकार फंड घोषणा संयुक्त युवा फाउंडेशन का जो है सो बनाए हैं और आप लोग सभी इसके साथी हैं। मैं चाहूंगा कि इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, भारत के हर कोने में इसका विस्तार हो, आप लोग सभी इसमें सहयोग करें। बस इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है, इसी में एक संशोधन हुआ था संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा, जो हम लोग का धारा 21A जो था, उसको धारा 21 के बाद जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। हम अभी पूछे आप लोगों को कि हम लोगों का संविधान में मौलिक अधिकार कितना है। शिक्षा को मौलिक अधिकार में पहले नहीं रखा गया था। ठीक है, तो जब कानून के द्वारा जो है भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लाया गया और अभी मौलिक अधिकार हम लोगों का कितना है, 7। वो मौलिक अधिकार में क्या है कि 6 साल से 14 साल का जो भी बच्चा है उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी स्कूल में आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है। लास्ट में क्या है, संवैधानिक अधिकार। अभी तक हम लोग जितना भी मौलिक अधिकार देखे, इसको बचाने के लिए जो भी कानून का उपयोग करना पड़ेगा वो क्या है, संवैधानिक अधिकार। इसी में देखे होंगे कि आर भारत का आप लोग न्यूज चैनल को जान रहे हैं, अर्नब गोस्वामी का एक केस हुआ था। ठीक है, उस पर आते हैं हम। तो इसी संविधान के अधिकार के तौर पर ही उनका कोर्ट में डिग्री हुआ था। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उपचार मतलब क्या होता है, इलाज। जो भी हम लोगों को 6 हम लोगों को जो अधिकार मिला हुआ है, मौलिक अधिकार, उसका अगर कहीं भी हनन होता है तो उपचार के लिए हम संवैधानिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये हम लोग अर्जी लगा सकते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के भी इस तरह का अधिकार का रक्षा कैसे करता है, यही संविधान के अधिकार के अधिनियम के आधार पर वो मनुष्य के मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। क्लियर है? ई भारत के ऊपर में जो केस हुआ था अर्नब गोस्वामी के ऊपर में, आर भारत में, तो उनको कोर्ट द्वारा जो है क्लीन चिट दे दिया गया और महाराष्ट्र सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर में आप इस तरह का दबाव नहीं बना सकते हैं। यह गैर संवैधानिक है और बहुत ज्यादा फटकार लगाया गया उनको, राज्य सरकार को। तो उनका जो केस, उनको जो बचाया गया यही संविधान के आधार पर ही, मौलिक अधिकार का उपयोग करके उनको केस से बरी किया गया। अभी तक तो हम लोग बहुत कुछ देखे, सारा कुछ समझे, लेकिन जिस संस्था में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का मेन उद्देश्य जो है उसको अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो बेकार है। मानवाधिकार क्या है, संविधान के मौलिक अधिकार को देखें, बहुत सारा अनुच्छेद को देखें, उसके बाद हम लोग मानवाधिकार के ऊपर आ रहे हैं कि मानवाधिकार आखिर में है क्या। इसको कोई सरल भाषा में बता सकते हैं आप लोग? मानव के मौलिक अधिकार की रक्षा है जी। मतलब कोई भी माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु मतलब अंतिम क्रिया तक हर मनुष्य को एक मौलिक अधिकार मिला है। उस मौलिक अधिकार का रक्षा करना ही मानवाधिकार। ठीक है, सरल भाषा में इसको हम लोग लिखे हैं कि मानव अधिकार का मतलब मनुष्यों को सभी अधिकार देना है, जितना भी अधिकार होता है वो सारा अधिकार देना है, जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हो। कोई भी आदमी का समानता, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, वैसा सारा अधिकार हम लोगों को दिलाना है। यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकार के नाम से मौजूद है, जो अभी आपको मौलिक अधिकार के रूप में हम बताए। मानवाधिकार के वो मूलभूत अधिकार हैं जिससे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है।
एकदम सरल भाषा में है। तो ये सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हम लोग जो दिन रात कर रहे हैं, घर से निकलते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं आपका अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, तो उसको प्रोटेस्ट करना है, हम लोगों का यही काम है और इसी के ऊपर में हम लोगों को काम करना है। अच्छा, एक चीज और है कि विश्व को मानवाधिकार कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतना बहुत सारा कानून होते हुए हर देश में कुछ ना कुछ कानून है, उसके बाद भी मानवाधिकार का आवश्यकता क्यों पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में देखा गया कि मनुष्य के साथ जो है अधिकार का खुला उल्लंघन होने लगा, ठीक है। जैसे प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह देखने को मिला जिसमें मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन किया गया, जबकि इंग्लैंड में पहले से ही मैग्ना वार्ता, जैसे आज ह्यूमन राइट्स हम लोग जान रहे हैं, तो इंग्लैंड का एक पर्सनल मानव के ऊपर में एक कानून था जिसको हम लोग मैग्ना वार्ता कहते हैं, ठीक है। और अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस में मानवाधिकार चार्टर कानून के बावजूद भी इसका कोई अपेक्षित लाभ नहीं मिला पूरे विश्व को। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इन सब कानूनों का कोई लाभ नहीं मिला, जबकि वहां पहले से ही मानव के ऊपर में कानून बना हुआ है। तब जो है पूरा विश्व को लगा कि एक बार संपूर्ण विश्व का ध्यान मानवाधिकार कानून के ऊपर में केंद्रित हुआ और सभी देश इसके लिए आज जो है सचेत हैं और जागरूक हैं और मानवाधिकार के ऊपर में काम कर रहे हैं। अब इस मानवाधिकार को हम लोग का देश में आते आते बहुत लंबा समय लग गया। कब लागू हुआ था? 1948 में। और इंडिया में आते आते कितना समय हो गया? 1993 में संयुक्त हुई है। भारत में जो है 1993 में मानवाधिकार कानून बनाया गया, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग जो है बहुत लेट से सारा कुछ करते हैं लेकिन जो भी करते हैं बड़ा मजबूती के साथ करते हैं। तो आज भारत में भारतीय मानवाधिकार आयोग जो है 1993 साल से चल रहे हैं और मानवाधिकार आयोग एक सरकारी संगठन है जिसमें कोई भी साधारण व्यक्ति मेंबरशिप नहीं ले सकता है। इसके मेंबर जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चाहे हाई कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान जो चीफ जस्टिस है वो होते हैं, ठीक है। और इनके पास इतना विंग्स नहीं है कि पूरे भारत में मानवाधिकार कानून को लागू कराया जाए। इसीलिए आप लोगों के पास जो छोटा सा बुक दिए हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, आप लोगों के पास जिनके पास है, नहीं है तो 30 रुपया करके दे करके खरीद लीजिएगा आप लोग। इससे क्या होगा, कुछ नॉलेज होगा, ठीक है। ऑफिस से संपर्क करिएगा, वहां मिल जाएगा। उसमें देखिएगा पढ़ते पढ़ते एक आपको एक कॉलम मिलेगा जहां ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत में कोई भी गैर सरकारी संगठन जो मानव के अधिकार को लेकर के लड़ाई करती है वो मानवाधिकार आयोग के दायरे में आती है और मानवाधिकार आयोग जो है उनको पूर्णतः सपोर्ट करती है, ठीक है। तो कहीं से ये भी आपको झिझक नहीं होगी कि हम लोग मानवाधिकार आयोग का बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। काम हम लोगों का वही है, ठीक है, वही काम कर रहे हैं। तरीका थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। टीम सुपर 30 जो है मानवाधिकार तैयार कर रही है। विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन पूरे देश में काम करने के लिए हम लोग 30 ऐसे सब चीज से समृद्ध व्यक्ति जो गुण से हो, ज्ञान से हो, ये सारी चीजों से जो है समृद्ध व्यक्ति हो। जरूरत नहीं है कि आप पीएचडी किए हुए हैं तभी समृद्ध होंगे। अभी हम आते आते एक बात बता रहे थे कि हम जिस कॉलेज से पढ़े हैं दुर्गापुर बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज से, उस कॉलेज का एमडी जो है वो 3 पास है। आज उनके पास 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरा देश में, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तभी आगे जा पाएंगे। कोई भी ऐसा कार्यकर्ता जो दिल से संगठन के लिए काम कर रहा है वो संगठन को आगे लेकर के जा सकता है और आपका अनुभव ही संगठन को आगे लेके जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोगों का एक प्रयास है कि पूरे भारत में एक ऐसा टीम काम करे जिसका हम लोग नाम दिए हैं सुपर 30, और उसी का चयन के लिए हम लोग तरह तरह का कंपटीशन कराते रहते हैं। जैसे आज भी एक कंपटीशन था, उस कंपटीशन का अभी अनाउंसमेंट होगा और सभी लोगों को फोन गया था, ठीक है। तो बीच बीच में ये कंपटीशन होते रहता है। संस्था आपको देख रही है कि हर क्षेत्र में आप काम करने के योग्य हैं कि नहीं, ठीक है।
तो टीम सुपर 30 का काम क्या रहेगा? टीम सुपर 30 क्या है? टीम सुपर 30 संस्था का एक मजबूत पिलर बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से इस संस्था को देश के हर राज्य तक हम लोग लेकर के जा सकेंगे। और ये सुपर 30 के माध्यम से ही, ये सुपर 30 में होगा क्या, मान लीजिए आज एक सुपर 30 हम चयन कर लिए, आने वाला समय में वो सुपर 30 में जो भी सदस्य है वो बाहर और भीतर होते रहेंगे, आपके कार्य के आधार पर, आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसके आधार पर बाहर भीतर होते रहेंगे। और ये टीम जो है नेशनल लेवल पर काम करेगी। आज आप लोगों का पोस्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, सिटी लेवल पर है, या आपका ब्लॉक लेवल पर है। जो पोस्ट में है आप उस पोस्ट में रहेंगे। अलग से आपको एक दायित्व दिया जाएगा, एक प्रभारी बनाया जाएगा। जैसे आप राजनीतिक पार्टी में देखते हैं चुनाव प्रभारी, सुनेंगे क्या होता है कि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया पश्चिम बंगाल का। उसी तरह आपको जो है एक प्रभारी बनाया जाएगा, ताकि उस राज्य में, उस जिला में जाकर के आप संगठन को मजबूत करें। ये आपको दायित्व दिया जाएगा। तो इसीलिए ये सुपर 30 टीम लोगों का चयन हम लोग कर रहे हैं, और संस्था आपको आपके कार्य के माध्यम से वो सेलेक्ट करेगी। ठीक है? वो सुपर 30 का काम क्या रहेगा? संस्था में मेंबरशिप, डोनेशन, ये सारे चीजों को देखना। तो अभी जब हम धन के बारे में बात कर रहे थे, तो धन में जो है हम लोग कितना अपने पॉकेट से पैसा लगा सकते हैं। जब आप फील्ड में जाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि संस्था इस तरह से अच्छी काम कर रही है, हम लोगों को कुछ हो सके तो आप डोनेशन दीजिए। तो क्या संभव नहीं है कि आप लोग कुछ लोग आपको जो है कुछ लोग डोनेशन देंगे? संभव है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं दे ही रहे हैं। ठीक है? तो हम लोगों को डोनर का चयन करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपको यहां से ट्रेनिंग करके भेजे और कल जाकर के घर के ही बगल में जो एकदम से नेगेटिव आदमी है उसी को जाके बोले कि भैया आपको 500 रुपया कल से देना होगा। क्या वो कभी देगा आपको? ठीक है? तो आपको पहले चयन करना होगा कि कैसा डोनर हम चयन करें, जो संस्था के लिए प्रत्येक महीना कुछ ना कुछ अपने मन से दे, और जिसके लिए आपको कलेक्शन भी जाना ना पड़े। ठीक है? तो डोनर का चयन करना है बढ़िया ढंग से। और इस डोनर का कार्य क्षेत्र क्या होगा? पूरे भारत में ये कहीं भी डोनेशन के लिए स्वतंत्र है, डोनेशन किसी से भी करा सकता है। ठीक है? तो ये सुपर 30 का जो चयन हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों के पास देखिए सबका किट में फॉर्म है, कुछ निकालिए हम क्या कार्य कर रही है। ठीक है? तो अस्त्र शस्त्र में आपके पास देखिए एक प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है, बुक जो आप देख रहे हैं, उसमें बहुत सारा कार्य है। लोगों को वो उल्टा के दिखा सकते हैं कि हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है? ये सब काम दिखा करके आप लोगों को समझाइए कि हम लोग इतने क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं, हम लोगों को फंडिंग का जरूरत है, और आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डोनेशन करते हैं। आप हम लोगों की संस्था में डोनेशन करिए। तो अगर तैयार हो जाता है तो उसमें क्या करना है कि आपको ये फॉर्म उसका फिलअप करना है। इस फॉर्म में सारा कुछ व्यवस्था है, जो है आप सब फिलअप कर लीजिए, आधार पैन सारा कुछ उसका फैमिली का डिटेल्स है, और डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी डेट भी इसमें लिखना है। ताकि मान लीजिए कोई आदमी हम लोगों को कुछ डोनेशन देता है मंथली रूप से, तो संगठन का उस क्षेत्र का, मान लीजिए उसके घर में कोई जन्मदिन है, तो उसको विश करने के लिए संस्था का एक आदमी सबसे पहले उसके घर में जाएगा और एक गुलदस्ता देकर के उसको सुबह सुबह विश करेगा कि आप मेरे संस्था में डोनर हैं, आपको जन्मदिन की बधाई संस्था की तरफ से। तो उनको प्रेरित करने के लिए एक हम लोग का सिस्टम रहेगा। एनिवर्सरी रहेगा तो उसमें भी हम लोग इस तरह का कार्य करेंगे। अजीजुल रहमान जी जो है, कहाँ है अजीजुल रहमान जी? इनका 2 मेंबरशिप आया है। अच्छा, दिल्ली कुमार राउत, इनका भी ये कंपटीशन जो चल रहा था उसमें 2 मेंबरशिप है। राजा सिंह, इनका 4 मेंबरशिप है। कलीम मंसूरी, इनका 3 मेंबरशिप है। थोड़ा सा जोरदार ताली होना चाहिए। 5 दिन में ये तो इन लोगों ने जो है इतना मेहनत किया कि इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। प्रतिमा गोराय, ये मैडम जो है 1 साल से सोई हुई थी। ठीक है? कुछ भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन चलिए संगठन कहीं ना कहीं हर
मेंबर से जो है ये आशा और अपेक्षा रखता है कि वो कभी ना कभी काम करेगा अगर उनको अच्छा लगेगा। और इनका जो है मेन श्रेय हम राजन सर को देंगे। उनका अथक प्रयास और मेहनत से आज ये मैडम जगी है और जगने के बाद आज 2 मेंबरशिप हम लोगों को दी है। ठीक है, नेक्स्ट है राजन सिंह, 1 मेंबर दिए हुए हैं। अमरेश सिंह 2 मेंबरशिप दिए हुए हैं। 3 अच्छा 3 है। अच्छा, सुनील धर्मेंद्र दुसाद 1 मेंबरशिप दिए हुए हैं। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड का बात करते हैं, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान हुआ और बहुत बड़ा मेंबरशिप हम लोगों के बीच में आया है। तो विनर और रनर का बात करते हैं। पहले हम लोग रनर का बात करते हैं। विनर जो है उनको बुला करके यहाँ सम्मानित करेंगे हम लोग। आज के कंपटीशन का जो रनर है उनका नाम है MD चांद। 17 मेंबरशिप, ठीक है, 17 थोड़ा जोरदार ताली होना चाहिए। और 17 मेंबरशिप करने के लिए आप लोग 1-2 मेंबरशिप किए हैं, आप लोगों को पता होगा कि कितना मेहनत करना पड़ा होगा। 17 मेंबरशिप करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा होगा, इसलिए संगठन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़िए, ठीक है, काम होते रहेगा। अच्छा, उसी कड़ी में जो है सागर जी हैं, 4 मेंबर दिए हुए हैं और खुद मेरा 2 मेंबरशिप है। एक बार और जोरदार ताली होनी चाहिए। 25 मेंबरशिप विदिन 5 डेज, 5 दिनों के अंतर्गत जो है 25 कार्यकर्ता दिए हैं। जोरदार ताली एक बार और। इनको हम लोग यहाँ बुलाना चाहेंगे। आइए, आप मंच पर आइए। और सौरभ जी वहां से थोड़ा सा सॉल है, बैच है और गिफ्ट है, लाइए। बंद कर दिए। खड़े होकर ताली बजाइए। और मिठाई का डब्बा सर, वो पैकेट में किया हुआ होगा। ये आज का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड करते हैं आपको, संगठन का लोगो दिया गया है इनको, ठीक है। और एक छोटा सा तोहफा है ये, इसमें बंगाल में जितने भी तरह की मिठाई होती है ये सारा कुछ दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग मतलब समझ लीजिए कि बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे कुलदीप सर जैसे हमारे चेयरपर्सन मिले। हम लोग बहुत 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 धन्यवाद देते हैं कि इनका हर समय सपोर्ट रहता है। और हम लोग अपना ऑफिस भी जो हम बनाया है, हम लोग ब्लॉक ऑफिस, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनके मार्गदर्शन से हम लोग कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग जो भी हो तो हम सिर्फ अकेला यहाँ ना खड़ा रहे, हमारे साथ सभी लोग एक साथ खड़ा रहे और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मेंबर लेके खड़ा रहे। थैंक यू।